जुलाई का महीना हर उस शख्स के लिए नवीद लेकर कैलेंडर में अपने कदम जमाता है जो मई और जून की गर्मी से तंग आ चुके हों। एक तरफ आमों की बहार और दूसरी तरफ बादलों के बरसने के बाद आसमान पर कौसे कज़ा। बरसती बारिश से हर कोई लुत्फानंदोज होता है। बच्चे बाहर सड़कों पर निकल आते हैं और ख़वातीन घर के आंगन को ही अपना मस्कन बनाकर बारिश की तेज़ बूंदों से खुद को सैराब करती हैं। और फिर शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों को कौन भूल सकता है। ये उन दिनों की बात है जब मैं इन्वेस्टिगेशन विंग फैसलाबाद में डीएसपी था। बरसात का मौसम था और उन दिनों बादल खूब अपने जोबन पर थे। पिछले कई दिनों से मुतहरिक बादलों ने पूरा शहर जलथल किया हुआ था। हमारे यहाँ अगर एक दो दिन बरसात हो जाए तो समझो समंदर शहर में दाखिल हो चुका है। निज़ामी ज़िंदगी रुक सा जाता है और स्कूल कॉलेजों और दफ्तरों में हाजिरी ना होने के बराबर हो जाती है। वो भी ऐसी ही एक सुबह थी। सारी रात बादल बरस बरस कर अब थक चुके थे और सूरज को अपने हिसार में लिए चहलकदमी कर रहे थे। बादलों की इस चहलकदमी का फायदा उठाते हुए सूरज कभी कभी सरकशी करता और अपना दीदार जमीन के मकीनों को करवाता। सूरज की किरणें खला का सफर तय करने के बाद जब जमीन पर पड़ती तो मंजर को दिलकश बनाती। मैं भी ऑफिस थोड़ा देर से पहुंचा। पहुंचते ही हमें इतला मिली कि एक जवान लड़की अपने ही घर में कत्ल हो गई है। हमने नफरी तैयार की और मौका वारदात की तरफ चल पड़े। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से अक्सर सड़कें झील जैसा मंजर पेश कर रही थीं। बारिश का कोई फायदा हो या ना हो, पर इतना जरूर होता है कि सब दरख्त फूल पौधे निखर जाते हैं, वरना तो गाड़ियों के धुएं ने फूल पौधों की शक्ल ही बदल कर रख दी है। कुछ ही देर बाद हम मौका वारदात पर पहुंच गए। वो एक कनाल का खूबसूरत घर था जो अपने मकीनों की इमारत के गीत गा रहा था। मेन गेट के बाएं तरफ निहायत खूबसूरत बागीचा जो सारी रात बारिश में गुस्ल करने के बाद जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। क्यारियां निहायत सलीके से सजी थीं। रंग बिरंगे फूलों के अलावा चंद मौसमी सब्जियां और फलों के दरख्त भी देखे जा सकते थे। कोने पर छोटी सी इर्द गिर्द तिरछी ईंटों की बाड़, बहता हुआ पानी किसी कदर आबशार का गुमान पेश कर रहा था। कार पोर्च से गुजरकर मैं अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदरूनी दरवाजा खूबसूरत निगार वाली लकड़ी और सब्ज रंग के कांच का बना हुआ था। दाएं तरफ वाला एक कांच टूटा हुआ देखकर मालूम होता था कि कातिल ने उसे तोड़ा और हाथ अंदर ले जाकर लॉक खोल दिया। जिसने भी ये कांच तोड़ा वो लेफ्ट हैंडेड है। मैंने टूटे हुए कांच को देखकर कहा, ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरे असिस्टेंट इंस्पेक्टर यासर ने पूछा। लेफ्ट हैंडेड बाएं तरफ का कांच तोड़कर अपना बायां हाथ अंदर डालकर लॉक खोलेगा। दाईं तरफ वाला कांच तोड़कर कभी भी बायां हाथ ठीक से अंदर नहीं जा सकेगा। मैंने अंदर दाखिल होते हुए यासर को समझाया। फिर मैं अंदर बढ़ा और देखा कि ड्राइंग रूम का तमाम सामान बिखरा पड़ा है, जैसे कातिल और मकतूला के दरमियान जबरदस्त छीना झपटी हुई है। ड्राइंग रूम में बिछा सुर्ख कालीन और इस पर एक खूबसूरत हसीना की लाश। आज से पहले जो कालीन उस हसीना के कदम बोसी करता था, अब उसी हसीना को अपनी आगोश में लिए हुए था। लाश शब ख्वाबी के लिबास में थी जो अक्सर जगह से फट चुका था। फॉरेंसिक टीम ने लाश के गिर्द हल्का बना दिया था। मकतूला की उम्र तकरीबन 23 साल थी। कत्ल पेट में चाकू मार कर किया गया था और मरने वाली का नाम सादिया सफीर था। सादिया के जिस्म पर और भी चोट के निशान थे, जिसका मतलब था कि उसने मरने से पहले काफी जदोजहद की होगी। मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम में भी बेतरतीबी नजर आई। तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से खाली थी। ये औरत अकेली रहती थी? मैंने यासर से पूछा। नहीं सर, इसका शोहर भी साथ रहता था, लेकिन वो 2 दिन से कारोबार के सिलसिला में लाहौर गया हुआ है। उसको इतला कर दी है, किसी भी टाइम आ सकता है। लाश सबसे पहले किसने देखी और पुलिस को खबर किसने दी? सुबह 8 बजे घर की मुलाजमा सफाई करने आती है। आज जैसे ही वो आई, लाश देखकर मकामी पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। बुलाओ उसे। मैंने कमरे के एतराफ का जायजा लेते हुए कांस्टेबल को मुलाजमा को बुलाने भेजा। चंद लम्हों बाद एक 35-36 साल औरत मेरे सामने परेशान हालत में मौजूद थी। जी बीबी, क्या नाम है आपका और आपने क्या देखा? सब तफसील से बताओ। मैंने पूछा। साहब जी, मेरा नाम कलसूम है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रही हूँ। रोज़ाना सुबह 8 बजे मैं घर आती हूँ, सफाई करती हूँ और बर्तन धोकर चली जाती हूँ। सादिया बीबी हमेशा मेरे आने से पहले ही उठ जाती हैं। सफ़ीर साहब अक्सर मेरे आने से पहले ही काम पर चले जाते हैं। आज भी मैं अपने वक्त के मुताबिक 8 बजे आई। दरवाज़ा खुला हुआ था पर शीशा टूटा हुआ था। मैं देखकर घबरा गई और जब डरते डरते अंदर दाखिल हुई तो देखा कि बीबी जी इस हालत में। इतना कहकर वो दुपट्टा आंखों से लगाए रोने लगी। इसके अलावा माँ बाप, सास ससुर, बच्चे? मैंने कलसूम से पूछा। अभी इनकी औलाद नहीं हुई थी और सफ़ीर साहब के वालिदैन तो मुल्क से बाहर हैं।
सादिया बीबी के घर वाले इसी शहर में रहते हैं। दोनों मियाँ बीवी में कैसा ताल्लुक था। मैं तो ज़्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन ऐसा लगता था कि दोनों में ताल्लुक ज़्यादा अच्छा नहीं है। सफ़ीर साहब अक्सर गुस्से में रहते थे। वैसे भी जब मैं आती थी ज़्यादातर साहब काम पर जा चुके होते थे और सादिया बीबी मोबाइल या कंप्यूटर पर ही मसरूफ़ रहती थी। ठीक है, आप अपना नाम पता लिखवा दें, अगर आपकी ज़रूरत हुई तो पैगाम भिजवा देंगे। इतना कहकर मैंने यासिर की तरफ देखा और बोला, क्या लगता है? मुझे तो ये चोरी की वारदात लगती है। चोर जानता था कि औरत घर में अकेली है। वो रात के किसी पहर दीवार फलांग कर अंदर आया, अंदरूनी दरवाजे का कांच तोड़कर लॉक खोला, अंदर दाखिल हुआ। कांच टूटने की आवाज़ से सादिया की आंख खुल गई। दोनों में हाथापाई हुई और आखिरकार चोर औरत को कत्ल करने में कामयाब हो गया। फिर उसने तिजोरी खोली और चोरी करके फरार हो गया। यासिर ने पूरी वारदात का नक्शा अपने मुताबिक खींचा। वारदात इतनी सिंपल नहीं है यासिर साहब जितनी कि आपने बना दी। ये सफ़ीर को फ़ोन करके पूछो कि कितनी देर तक वापस आ रहा है। जी मैं करता हूँ, यासिर ने अपना मोबाइल जेब से निकाल कर कहा। अब मैं फॉरेंसिक टीम की तरफ मुतवज्जा हुआ। फिंगरप्रिंट्स की क्या खबर है? कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले तो हैं, लेकिन उनमें से कातिल के प्रिंट्स हैं या नहीं वो तो लैब जाकर ही पता चल सकेगा। फॉरेंसिक टीम के अमले में से एक ने कहा, कत्ल किस टाइम किया गया होगा? मैंने फॉरेंसिक डॉक्टर से पूछा जो इस टाइम लाश का बखूबी मुआयना कर रहे थे। लाश देखकर ऐसा लगता है कि कत्ल 6-7 घंटे कबल यानी रात 2 से 3 के दरमियान हुआ होगा। एक और बात, मकतूला के नाखनों में कुछ मांस के टुकड़े नजर आ रहे हैं जो यकीनन कातिल के होंगे। हाथापाई करते हुए कातिल की जिल्द पर खराश लाजमी आई होगी। बाकी तफसील तो पोस्टमार्टम करने के बाद ही दे सकूंगा, फॉरेंसिक डॉक्टर शफीक ने बताया। फिर मैं बाहर निकल गया। क्राइम सीन की मखसूस पीली टेप पूरे घर को अपने हिसार में ले चुकी थी। आसपास के कुछ मकीन बाहर खड़े आपस में कत्ल के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे करीब आता देखकर खामोश हो गए और मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे कत्ल के बारे में तजस्सुस का शिकार हो। किसी ने कल रात 2 से 4 के दरमियान कुछ खास देखा या कोई गैर मामूली बात महसूस की हो। मैंने करीब 4:10 पर किसी को घर से निकलते देखा था। मुझे लगा कि सफ़ीर होगा, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक बड़ी उम्र के आदमी मेरे करीब आए। टाइम के बारे में इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? असल में 4:20 पर फजर की जमात खड़ी हो जाती है और मैं घर से उसी वक्त बाहर निकलता हूँ, इसलिए टाइम के बारे में इतने वसौक से कह सकता हूँ। इसके अलावा किसी ने कुछ देखा या कुछ सुना? मैंने आवाज लगाई। ये ज़हीर इनके घर के बिल्कुल सामने रहता है और हर वक्त बालकोनी और अपनी खिड़की से तांका झांकी करता रहता है। सुबह 3:45 बजे जब मैं उठा तो मैंने इसे बालकोनी में बैठा हुआ देखा था। उसी बुजुर्ग ने नफरत से एक नौजवान की तरफ इशारा किया। वो 25-26 साल का नौजवान था। अच्छा लिबास जेब तन किया हुआ था और दाएं हाथ में खूबसूरत राडो की घड़ी बांध रखी थी। अपनी तरफ इशारा देखते हुए एकदम से वो घबरा गया और घबराते घबराते बोला, ये ठीक है कि मैं अक्सर बालकोनी में बैठता हूँ और कल रात भी मैं बालकोनी में मौजूद था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं किसी का भी खून कर दूंगा। अंकल कैसी बातें करते हैं आप? ज़हीर तिल मिला गया। उनको छोड़ें और आप मुझे बताएं, आपने कुछ देखा क्या? मैंने ज़हीर से पूछा। मैंने करीब 3:30 बजे किसी को तेजी से सफ़ीर के घर की जानिब दौड़ते हुए देखा था। मुझे लगा शायद सफ़ीर ही होगा और तेज बारिश की वजह से भीग कर अपने घर पहुंचना चाहता होगा। मेरा घर इनके घर के बिल्कुल सामने ही है। मैं बालकोनी में बैठा बारिश से लुत्फानंदोज हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, तो आपने नहीं देखा कि वो घर में दाखिल कैसे हुआ था? मैंने पूछा। नहीं, मैंने एक आदमी को सड़क पर दौड़ते हुए और घर के मेन गेट पर रुकते हुए देखा था। फिर मैं इसी टाइम किसी काम से अंदर चला गया। और आप टाइम के बारे में इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं ज़हीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो जी पिछली गली की मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आ रही थी। मैं बालकोनी में बैठा आज़ान सुन रहा था और बारिश का नज़ारा ले रहा था। कमाल के हमसाए थे, एक ने अजान और एक ने जमात के वक्त के हिसाब से कातिल के घर में दाखिल होने और बाहर निकलने के वक्त का सुराग दिया था। बाकी की ज़रूरी तफसीलात नोट करने के बाद लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया और मैं यासिर को लेकर घर का चारों तरफ से जायजा लेने लगा। जब हम घर की पिछली तरफ पहुंचे तो देखा पीछे का प्लाट खाली था। मैं दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ देखने लगा। दीवार के पास मुझे एक चमकती हुई चीज नजर आई। मैं दूसरी तरफ कूद गया और वो चीज एहतियात से उठाकर प्लास्टिक बैग में डाल दी। बजे के करीब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैं अपने ऑफिस की खिड़की में खड़ा सिगरेट का कश लेता हुआ बैरूनी मंजर देख रहा था। सूरज भी अब निकल आया था, लेकिन अब उसमें जलाल न था। बारिश और सूरज का इम्तिजाज मुझे न जाने क्यों भाता था। मौसम की चाशनी दिल में समोते हुए मैं सादिया सफीर के कत्ल के बारे में सोच रहा था। जनाब, वो मकतूला का शोहर सफीर अहमद आया है।
एक कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होकर इतला की, भेजो उसे। मैंने सिगरेट ऐश ट्रे में बुझाते हुए कहा और अपने दराज से च्युइंगम निकाल कर मुंह में डाल ली। सफीर अहमद अंदर दाखिल हुआ। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। उसका उजड़ा हुआ हुलिया इस बात का शाहिद था कि बीवी की अचानक मौत ने उसे तोड़ फोड़ दिया था। पीर साहब, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि कातिल जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। मैंने उसे तसल्ली दी। अब कातिल पकड़ा जाए या ना, क्या फर्क पड़ता है, मेरी बीवी तो दुनिया में वापस नहीं आ सकती ना, उसने भराई हुई आवाज में कहा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको किसी पर शक है, किसी से आपका झगड़ा या आपकी बीवी से किसी की दुश्मनी? ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी जिंदगी बहुत पुरसकून थी, लेकिन हमें पता चला है कि आजकल आप दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। छोटे मोटे झगड़े मियाँ बीवी में होते ही हैं और लोगों को तो आदत होती है एक की 10 लगाने की। अब वो थोड़ा गुस्से में था। आप कहाँ थे कल रात? आपको पता है मैं भी अभी लाहौर से आ रहा हूँ। पिछले 2 दिन से लाहौर में ही था और मेरा कल शाम वापस आने का इरादा था, लेकिन जैसे ही कलसूम की कॉल आई मैं सब छोड़कर भागा चला आया। लाहौर कहाँ ठहरे हुए थे? आवारी होटल, कमरा नंबर 402, उसने बताया। कुछ मजीद तफ्तीशी सवालात के बाद मैं उससे बोला, सफीर साहब माफ़ी चाहता हूँ, आपको थोड़ी सी जहमत और देंगे। आपके फिंगरप्रिंट्स और DNA के सैंपल लेने होंगे। मैं हर तरह से ताउन के लिए तैयार हूँ। मैं पुलिस के तरीका तफ्तीश से बखूबी वाकिफ हूँ। फिर मैंने उसे एक कांस्टेबल के साथ भेज दिया। यासिर, एक तो सादिया के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और दूसरा सफीर के मोबाइल की कल रात की लोकेशन भी ट्रेस करवाओ। जी बेहतर। करीब 3 बजे मुझे सादिया के मोबाइल के रिकॉर्ड्स मिल गए। व्हाट्सएप रिकॉर्ड से पता चला कि वो किसी और को पसंद करती थी और सफीर से तलाक लेकर अपने महबूब से शादी करना चाहती थी। दूसरा, सफीर के मोबाइल की लोकेशन से पता चला कि कल सारी रात मोबाइल लाहौर होटल में ही था। सर, ये तो बहुत आसान हो गया। सफीर के इल्म में ये बात आ गई कि उसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है और उससे तलाक लेना चाहती है, तो उसने गुस्सा में आकर अपनी ही बीवी के कत्ल का प्लान बना लिया। अपनी मौजूदगी दूसरे शहर में जाहिर की। रात के अंधेरे में घर में दाखिल हुआ, बीवी को कत्ल किया और वापस लाहौर चला गया और हमारे इत्तला करने पर फिर से वापस आ गया। कत्ल एक डकैती लगे इसलिए उसने तोड़ फोड़ की और तिजोरी से पैसा निकाला और कहीं छुपा दिया। मेरे असिस्टेंट यासिर ने अपने जहन के मुताबिक सारा केस हल कर दिया। यार, एक तो तुम बहुत जल्द ही नतीजा निकाल लेते हो। पहले कह रहे थे कि चोर डकैती की नीयत से आया और कत्ल किया, अब कह रहे हो सफीर ने कत्ल किया। तफ्तीश का असूल है जब तक पक्का सबूत हाथ ना लगे कोई भी नतीजा ना निकालो। ऐसा करो, लाहौर के जिस होटल में सफीर ठहरा हुआ था वहाँ की लॉबी और जिस फ्लोर पर सफीर का कमरा था उसके बरामदे की CCTV फुटेज हासिल करो। होटल वालों को बोलो कि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक की फुटेज चाहिए। सफीर के बयान के मुताबिक वो रात 11 बजे होटल में वापस गया था और सीधा अपने कमरे में जाकर सो गया। रात 2 बजे के करीब उसने खाना ऑर्डर किया और फिर सुबह कुलसूम के इत्तला करने पर 8:15 बजे होटल से निकला। 2 घंटे बाद साजिद ने फोन किया और बताया, सर सादिया के महबूब का तो अच्छा खासा पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है। उसका नाम काशिफ है। 2 बार पहले भी फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के केस में जेल काट चुका है। फोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सादिया को भी आजकल ब्लैकमेल करके काफी रकम हथिया चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं उसी ने कत्ल किया हो। साजिद ने अपने 2 घंटे की तफ्तीश का रिजल्ट बताया। बहुत खूब साजिद, उठा लो उसको। मैंने खुशी से साजिद को हिदायत दी। 1 घंटे के बाद काशिफ अब मेरी नजर के सामने खड़ा थर थर कांप रहा था। सर, मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए हैं। अब तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सादिया से सच्ची मोहब्बत करता था, उसने नमज़दा आवाज में कहा। वो तो हम पता चला लेंगे कि तुम सादिया से कितनी मोहब्बत करते थे और मोहब्बत सादिया से थी या उसकी दौलत से। डालो अंदर इसको, मैंने साजिद से कहा। साजिद ने उसे गिरबान से पकड़ा और घसीटता हुआ हवालात में बंद कर दिया। उसी वक्त लाहौर के होटल से CCTV की फुटेज भी आ गई। 11 बजे सफीर होटल की लॉबी में दाखिल होता नजर आता है और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। इसके बाद दूसरी वीडियो में अपने कॉरिडोर की लिफ्ट से निकलता नजर आया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात 2 बजे के करीब एक वेटर उसके लिए खाने का ऑर्डर लेकर आया। उसके बाद वो सारी रात कमरे से बाहर नहीं निकला। 8:15 बजे तेजी से वो कमरे से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। यानी ये वीडियो सफीर के बयान की तस्दीक करती है। मैंने वीडियो देखने के बाद यासिर से कहा, सफीर तो लाहौर में मौजूद था और रात 11 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। इसका मतलब है कि वो कातिल नहीं हो सकता, लेकिन किसी को कत्ल के लिए हायर कर सकता है। कोई भी किराए का कातिल चंद पैसों की खातिर बहुत सफाई से कत्ल कर सकता है। मैंने कहा, सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। साजिद ने रिपोर्ट मेरे हाथ में पकड़ाते हुए कहा, कोई खास बात? मरने से कुछ देर कबल सादिया के साथ ज्यादती की गई है, यानी रेप हुआ है। क्या केस पेचीदा हो गया था?
डॉक्टर शफीक ने बताया कि कत्ल तकरीबन 3 से 4 के बीच हुआ और कत्ल पेट में चाकू मारकर किया गया। चाकू पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। सफीर और काशिफ दोनों का डीएनए सैंपल लैब भिजवाओ, जिसके भी मैच हुए वही कातिल है। अचानक मुझे एक ख्याल ने चौंका दिया और मैंने यासिर और साजिद को एक आदमी का पता दिया और कहा कि उसको उठा लाओ। वो दोनों चौंक उठे और एक दूसरे की शक्ल तकने लगे। उसको पकड़ कर लाओ और डीएनए कराओ। आज रात तक मुझे ये केस खत्म करके घर जाकर आराम से इब्ने सफ़ी का कोई जासूसी नावल पढ़ना है। मेरी आवाज में जोश और खुशी की मिली जुली कैफियत थी। तकरीबन 3 घंटे बाद मुझे रिपोर्ट मिली कि डीएनए मैच हो गया है। रात के 10 बज रहे थे। बारिश की बूंदें दिन भर की थकन उतार कर अब फिर से जमीन की तरफ नकल मकानी कर रही थीं। सफीर, काशिफ और एक और आदमी मेरे सामने खड़े थे। मैंने पैकेट से एक सिगरेट निकाला और लबों के दरमियान फंसा कर जेब से लाइटर निकाला। आग का शोला हवा में झूम गया और लाइटर की मौसीकी ने जल तरंग बिखेरा। एक कश लेने के बाद मैंने खामोशी को तोड़ने का फैसला किया और कहानी सुनानी शुरू की। तो कहानी कुछ ऐसे है कि बतौर मियाँ बीवी सादिया और सफीर के कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ऐसे में सादिया को काशिफ मिला और दोनों में दोस्ती और फिर मोहब्बत हो गई। इस बात का सफीर को पता चल गया और उसने सोचा कि कैसे इस मामले को निपटाया जाए। फिर अचानक सफीर को कुछ काम से लाहौर जाना पड़ा और वो सादिया को अकेला छोड़कर 3 दिन के लिए लाहौर चला गया। दूसरी तरफ सादिया काशिफ की हकीकत भी जान चुकी थी कि वो उससे मोहब्बत का खेल खेल कर सिर्फ पैसा बटोर रहा है। सफीर के पास बीवी की बेवफाई को लेकर कत्ल करने की वजह थी और काशिफ को इस बात का डर कि कहीं सादिया पुलिस को सब बताकर फिर से उसे जेल ना भिजवा दे। हमारा शक दोनों पर था, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सारे केस का रुख ही बदल दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले सादिया के साथ ज्यादती की गई और कातिल का डीएनए सादिया के नाखनों में मिल गया और वो सफीर और काशिफ के डीएनए से मैच नहीं होता। तो किससे मैच होता है? वही राडो घड़ी वाला नौजवान बोला, जिसने मुझे कातिल के घर में दाखिल होने का वक्त 3:30 बजे बताया था। आपसे ज़हीर साहब, मैंने मुस्कुरा कर कहा और सब उछल पड़े। सबसे पहले मेरा शक सफीर पर था। ऐसे कत्ल में ज्यादातर शोर ही कातिल होते हैं, लेकिन सफीर साहब सारा वक्त होटल में अपने कमरे में मौजूद रहे, बल्कि रात 2 बजे के करीब वेटर से खाना भी मंगवाया, जो इस बात का पुख्ता सबूत था कि वो कत्ल के वक्त शहर से 200 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में मौजूद हैं। फिर मेरा शक काशिफ की तरफ गया। वो सादिया को ब्लैकमेल कर रहा था और बदले में सादिया ने उसे पुलिस में जाने की धमकी दे दी थी। वो भी सादिया का रास्ता साफ कर सकता था, लेकिन हमें काशिफ का उस रात सादिया के घर में मौजूद होने का कोई सबूत नहीं मिल सका। ऐसे में मेरा शक एक तीसरे आदमी यानी ज़हीर की तरफ गया। मैं उसकी गर्दन पर कुछ जख्म और दाएं हाथ में बंदी घड़ी देख चुका था। कांच के टूटने से मुझे अंदाजा हो गया था कि जो भी घर में दाखिल हुआ है वो लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड लोग अक्सर घड़ी दाएं हाथ में बांधते हैं ताकि लिखने में मुश्किल ना हो। मेरी बात खत्म होने पर सफीर जोर से चिल्लाया, कमीने, तूने मेरी बीवी को मार दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सफीर ने गुस्से से ज़हीर का गिरबान पकड़ लिया। सफीर साहब, छोड़ें इसको और असल मुजरिम को पकड़ें, मैंने मुस्कुरा कर कहा। असल मुजरिम? अभी तो आपने कहा कि डीएनए इस खबीस ज़हीर से मैच हो गया है। अब की बार सफीर के लहजे में हैरानी थी। मैंने ये जरूर कहा कि डीएनए मैच हुआ और इसीलिए पकड़ा गया, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा कि कत्ल भी इसी ने किया है। आप कहना क्या चाहते हैं? तो फिर कत्ल किसने किया? सफीर ने उलझन भरे अंदाज में पूछा। कत्ल तो बिलाशुबा आपने ही किया है सफीर साहब, मैंने सिगरेट का कश लगाते हुए बेफिक्री से कहा। क्या कमरा? एक ऊंची आवाज से गूंज उठा। कक, क्या मतलब है आपका? आप जानते हैं मैं कल रात लाहौर में मौजूद था। आपने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी देखी होगी। आपने ये भी देखा होगा रात 2 बजे मैंने अपने लिए खाना मंगवाया था। वेटर ने मुझे देखा था, वो गवाही देगा। सफीर अपनी सफाई पेश करने लगा। बिल्कुल जनाब, आपकी सब बातें सही हैं, फिर भी मैं यही कहूँगा कि कत्ल आपने ही किया है। क्या बकवास है ये? कभी कहते हो डीएनए ज़हीर का मैच हुआ, फिर कहते हो मैं होटल में मौजूद था, और अब ये कह रहे हैं कि कत्ल भी मैंने ही किया। मैं एक वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता हूँ? लगता है नशा किया हुआ है डीएसपी साहब ने। अब सुने, सफीर साहब को अपनी बीवी की बेवफाई का पता चल चुका था, लेकिन वो उसे तलाक नहीं दे सकता था। ऐसा करने में कंपनी के 50% शेयर से दस्तबरदार होना पड़ता, जो उन्हें गवारा नहीं था। ऐसे में उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया। 2 साथी अपने साथ में लाए। प्लान के मुताबिक इनका एक साथी उनके कपड़े पहनकर उन जैसा हुलिया बनाकर कल रात 9 बजे होटल में दाखिल होकर उनके कमरे में चला गया। चाबी वो उसको पहले से ही दे चुके थे। मजीद सबूत पक्का करने के लिए उसने रात 2 बजे कुछ खाने का आर्डर भी दे दिया, ताकि सब यही समझें कि सफीर साहब होटल के कमरे में मौजूद थे। जबकि दूसरी तरफ उनका एक और दोस्त उन्हें अपनी गाड़ी में लाहौर से फैसलाबाद ले आया। सारा रास्ता गाड़ी में वो पिछली सीट पर लेटे रहे कि टूल प्लाजा के किसी भी सीसीटीवी की जद में ना आ जाएं। बड़ी होशियारी से करीब ही कहीं गाड़ी खड़ी की। घर के पिछली तरफ का प्लाट खाली है। ये वहां से दीवार फलांग कर अंदर आए और खिड़की
کھول کر بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ مین دروازے کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ کہیں کوئی ان کو آتے جاتے نہ دیکھ لے۔ ان کے داخل ہونے سے پہلے ہی ظہیر اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور سعدیہ بے ہوش تھی۔ سفیر سمجھا کہ سعدیہ سو رہی ہے اور پیٹ میں چاقو کا زوردار وار کر کے اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر واردات کو ڈکیتی کی شکل دینے کے لیے تجوری کھولی، پیسہ نکالا، سامان ادھر ادھر بکھیرا، لاش کو زمین پر رکھا اور اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ یہ سب کام انہوں نے 10 منٹ کے اندر اندر کیا۔ سفیر اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ شاید اس نے داخلی دروازے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، ورنہ اسے معلوم ہو جاتا کہ کوئی اور اس سے پہلے گھر میں کانچ توڑ کر داخل ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا اور اب سفیر کی شکل پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ تو اس بزرگ نے 4:10 پر گھر سے بھاگتے کسے دیکھا تھا؟ یاسر نے تجسس سے پوچھا۔ وہ میں تھا، ظہیر بول پڑا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار اس کارروائی میں اپنی زبان کھولی۔ مجھے پتا تھا کہ سفیر دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور سعدیہ اکیلی ہے۔ میرا اکثر سفیر سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور سعدیہ بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ سفیر کو شک تھا کہ میں اپنی بالکونی میں بیٹھا ان کی حرکات کو دیکھتا ہوں اور سعدیہ پر گندی نظر رکھتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی رات اچھا موقع ہے، سعدیہ اکیلی ہے، میں اپنی بےزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ اسی لیے تقریباً 2 بجے میں غلط ارادے سے کانچ توڑ کر گھر میں داخل ہوا۔ اس ٹائم اچھی خاصی بارش ہو رہی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی کانچ کے ٹوٹنے کی آواز کو کوئی سن سکے گا۔ میں چہرے پر نقاب کر کے گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سعدیہ جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ میں کس نیت سے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ کافی تگ و دود کے بعد میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ زبردستی اور میری مار پیٹ کی وجہ سے سعدیہ بے ہوش ہو گئی تھی اور میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد تقریباً 2:30 بجے واپس چلا گیا۔ 2:30 بجے گھر سے نکل گئے تو دوبارہ گھر میں کیوں داخل ہوئے؟ اس دوران میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور سعدیہ مجھے پہچان گئی تھی، اسی ڈر سے کہ کہیں وہ پولیس کو میرے بارے میں نہ بتا دے۔ میں 4 بجے دوبارہ گھر میں داخل ہوا اور سوچا کہ سعدیہ کی فوٹوز بنا لوں گا تاکہ وہ اپنی زبان خاموش رکھے اور پولیس کو میرے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اس بار سارا منظر ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سامان بکھرا پڑا تھا اور سعدیہ کی لاش قالین پر تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں سعدیہ کے قتل کا الزام مجھ پر نہ لگ جائے، اس لیے گھر سے بھاگ گیا۔ اتنا کہہ کر ظہیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں رات کو واپس آیا اور اپنی بیوی کا قتل کیا؟ سفیر ایک دم سے بولا۔ میں نے ہوٹل کی الیکٹرانک چابی اس کو دکھائی، یہ الیکٹرانک کارڈ کی شکل میں تھی، جیسا کہ آج کل بڑے بڑے ہوٹلوں میں لاک کھولنے کے لیے کارڈ کو صرف لاک سے ٹچ کرنا ہوتا ہے اور لاک کھل جاتا ہے۔ ہوٹل والے ہر گیسٹ کو 2 کارڈ دیتے ہیں کہ اگر ایک گم ہو جائے تو دوسرے کارڈ سے لاک کو کھولا جا سکے۔ ایک کارڈ تو سفیر اپنے ساتھی کو دے چکا تھا جبکہ دوسرا اس کی جیب میں موجود تھا۔ یہ الیکٹرانک کارڈ ہمیں آپ کے گھر کی پچھلی طرف والے خالی پلاٹ میں ملا جب آپ قتل کرنے کے بعد دیوار پھلانگ کر بھاگے جا رہے تھے۔ اسی دوران آپ کی جیب سے گر گیا اور آپ کو خبر نہ ہو سکی۔ اس پر آپ کی انگلیوں کے نشانات بھی ہیں۔ ہوٹل کارڈ دیکھ کر وہ بیچارگی کے ساتھ ساتھ شرمندگی کے عالم میں میری طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک کانسٹیبل آگے بڑھا اور سفیر اور ظہیر کو حوالات کی طرف لے گیا۔ سفیر کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا اور میں کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ کر اپنا سگریٹ ختم کرتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ 12 گھنٹوں میں قاتل ہم نے پکڑ لیا تھا اور اب گھر جا کر ابن صفی کا کون سا ناول پڑھوں گا۔